सारे मदरसे जितने भी हैं जो तकलीफ में हैं या तकलीफ में लाए जाएंगे ज़बरदस्ती। उन्होंने सही भी काम कर रखा होगा, जो सर्वे करने आ रहे हैं अगर उन्होंने गुमराह करेंगे तो वो अपनी सही बात भी ठीक से नहीं रख पाएंगे। गलत तरीके से सर्वे करके उनको चोर ठहराने की पूरी साजिश जो है कामयाब होगी, चाहे तो जमीयत का प्रेसिडेंट क्यों ना हो और चाहे आरएसएस का संचालक क्यों ना हो। वो ये आदेश सरकार को या सरकारी अधिकारियों को नहीं दे सकता कि आप बुलडोज़र चला दीजिए अगर गैरकानूनी है। जो आपका मुहाफिज है वही अगर आपको धोखा दे रहा है तो उसका अंजाम क्या होगा, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। वो कानून की तलवार है, ये धीरे धीरे काटती है मगर काटती ज़रूर है। इंसाफ 100% मिलेगा और वो सारे अधिकारी अपनी नौकरी भी खोएंगे और जेल भी जाएंगे जो गैरकानूनी तरीके से बुलडोज़र चला रहे हैं। किसी भी बॉर्डर लाइन एरिया के रहने वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना देश के साथ एक तरह से गद्दारी है। उत्तर प्रदेश में मदरसे का सर्वे कंप्लीट होने के बाद प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी गई है और उसके बाद जो कार्रवाई की बात कही जा रही है, कई खुलासे हो रहे हैं और ये बात सामने आ रही है कि जो बॉर्डर एरिया के मदरसे हैं उसमें से तकरीबन 1500 मदरसों को चिन्हित करके उनकी जांच ईडी को सौंपे जाने की बात सामने आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि जिन मदारिस ने ये कहा है कि उनका पूरा खर्च ज़कात खैरात पर चलता है, उनसे सोर्स ऑफ इनकम यानी कहाँ से ज़कात आती है वो उनसे मालूम की जाएगी। तो कहा जा सकता है एक बड़ी कार्रवाई मदारिस के ऊपर है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से 15,000 मदारिस का सर्वे हुआ और उसमें 1500 को चिन्हित किया गया है जो बॉर्डर एरियाज़ में? देखिए, चिन्हित तो सारे के सारे मदरसे जितने भी हैं सभी निशाने पर हैं, क्योंकि मदरसों में कोई कमी नहीं है। मदरसे तो तालीम दे रहे हैं और तालीम देना तो अच्छी बात है। खुद मनुवादी जो संगठन है आरएसएस, वो शिशु मंदिर कब से चला रहा है और उसके लिए पूरी दुनिया से पैसे इकट्ठे कर रहा है और उसके लिए कौन सी कानूनी पैसे आ रहे हैं, कौन से गैरकानूनी पैसे आ रहे हैं, इसका कोई हिसाब किताब भी कभी चेक नहीं किया जाएगा। मगर क्योंकि जो दूसरे संगठन हैं जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के, माइनॉरिटीज़ के, इन लोगों को अगर अपने संगठन चलाने हैं तो उसमें वैसे भी अच्छी बात है, पूरी तरीके से कानूनी कार्रवाई करके ही काम करना चाहिए। क्योंकि गैर कानूनी काम करना तो ख़ास तौर पे जो हम वीकर सेक्शन से SC ST OBC माइनॉरिटीज़ कभी पसंद भी नहीं करते। तो इसमें डरने और घबराने की बात नहीं है। हालांकि जो अपने मजहबी रहनुमा हैं उनको एक बार फिर याद दिलाने की ज़रूरत है कि अगर आप लोग ऐसी सरकार की गैर कानूनी हरकतों का सपोर्ट ना करो तो सरकारों का और दूसरे जो मनुवादी ताकतें हैं उनका इस तरह की गैरकानूनी हरकतें करने की हिम्मत अफजाई नहीं होगी। देवबंद से खुद वेलकम किया गया था कि सब मदरसों पे आया जाए और इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो और किसी भी मदरसे में मेरे ख्याल से जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं उन्होंने जब ये इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी या सर्वे हो रहे होंगे, कोई भी कानूनी मदद उनको नहीं पहुँचाई होगी। तो बेहतर यही रहता कि वो इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, जब मदरसे वाले कोई इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है ना कि पैसा किस तरीके से रिसीव करना है। हालांकि उन्होंने अपने तरीके बना रखे होंगे लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स नहीं है। उन्होंने सही भी काम कर रखा होगा, जो सर्वे करने आ रहे हैं अगर उन्होंने गुमराह करेंगे तो वो अपनी सही बात भी ठीक से नहीं रख पाएंगे क्योंकि वो इस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं है। और गलत तरीके से सर्वे करके उनको चोर ठहराने की पूरी साजिश जो है कामयाब होगी। तो देवबंद वालों ने और हमारे जो मिली कायद है मदनी बंधु, उन्होंने इनविटेशन तो दे दी लेकिन जो एजेंसीज आनी थी उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए कोई तैयारी करी नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन खैर अब हो गया। तो आप लोगों को ज़रूरत इस बात की है कि पहले तो डरे नहीं बिल्कुल। भारत देश में पूरी आज़ादी है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने की और उसके लिए फ़ंड भी लेने की। सरकार से भी ले सकते हैं, आपका हक है। सरकारी पैसा भी सभी समुदाय के लोगों का, मुसलमानों का भी और दूसरे सभी का पैसा है, सरकारी पैसा भी, तो वहाँ से भी ले सकते हैं आप पैसा। और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से, चाहे वो देश में हो चाहे देश के बाहर हो, उससे भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी एक कानूनी प्रक्रिया। तो ज़्यादातर मदरसों ने तो वो पूरी करी रखी है और कर रखी होगी भी, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन मैं एक बार उसकी तरीका बता दूँ और उसके लिए पूरी तैयारी आपको कानूनी रखनी चाहिए। एक ना एक लीगल एडवाइज़र और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको हर मदरसे के साथ उसकी सर्विसेज लेनी चाहिए ताकि वो आपकी सही कामों को सजा के ठीक तरीके से, मतलब अकाउंट्स और जो रिकॉर्ड्स हैं वो ठीक तरीके से पेश कर सके। कोई भी एजेंसी आती है, ये आपके लिए आगे के लिए भी अच्छा है और वैसे भी ये अच्छी बात है।
कानून के पूरी तरीके से हर पूरा पालन करना उसका। तो सबसे पहली बात यह कि सबने जो इसमें एनजीओज या कुछ सोसाइटी बनाई रखी होगी या ट्रस्ट बना रखा होगा या जो नो प्रॉफिट कंपनीज बनती हैं, नो इनकम नो प्रॉफिट कंपनीज जो बनती हैं, नॉन प्रॉफिट कंपनीज जो बनती हैं, वो बनाई जाए। ये 3 तरीके हैं। और उसके बाद जो जितना एक बैंक अकाउंट खोला जाए और जो भी जिस भी तरीके से जो इनकम आती है उसका हिसाब रखा जाए और इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाए। अगर कोई इनकम होती है, देखिए जो आपके पास इनकम हुई यानी कि जो आपने चंदा लिया या जिस तरीके से भी आपकी इनकम हुई, उसके बाद आपका मदरसा चलाने पे खर्चा हुआ, अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो उस पर इनकम टैक्स, ये पहले 3 साल तक ऐसा ज़रूरी है। उसके बाद ATG अप्लाई करें, फिर आपको इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा अगर आप ATG ले लेंगे। और जो लोग आपको मदद करेंगे पैसे से, उनको भी इनकम टैक्स, अपने इनकम टैक्स भरने तो बात की प्रक्रिया बता रहे हैं, अभी तक जो हो चुका है उस पर तो एक्शन होगा, जाहिर सी बात है। प्लानिंग तो यही है सबको बंद किया जाए। जमीयत ये कह रही है कि हमने कई बार मदारिस को ख़त लिखा है कि अपने रिकॉर्ड से ही कर लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो आएगा इसमें ज़मीन का कागजात दिखाने का सबसे बड़ा मसला है। और उस पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा भी था जो ज़मीन इलीगल है उस पर बुलडोज़र चला दीजिए। अब इसके बारे में मैं क्या बोलूँ। अब जिन लोगों को नागपुर से जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं वो तो वही बोलेंगे, उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से यही इंस्ट्रक्शंस मिली हैं। अब उन्होंने अपनी इंस्ट्रक्शंस फॉलो की हैं RSS की और मनुवादियों की, मगर कानून ये नहीं है। कोई भी इंसान, भले ही वो जमीयत का प्रेसिडेंट क्यों ना हो या उनके आका RSS का अध्यक्ष क्यों ना हो, सरसंघचालक क्यों ना हो, चाहे तो जमीयत का प्रेसिडेंट क्यों ना हो और चाहे RSS का संचालक क्यों ना हो, वो ये आदेश सरकार को या सरकारी अधिकारियों को नहीं दे सकता कि आप बुलडोज़र चला दीजिए अगर गैरकानूनी है। ये आदेश देने की ताकत भारत के संविधान ने किसी को नहीं दी है। जब RSS को नहीं दी है, मोहन भागवत जी को नहीं दी है, तो उनके चेलों को भी नहीं दी होगी, नहीं दी भारत के संविधान ने। कानून की एक प्रक्रिया है, अगर किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है तो उसका नोटिस होता है। ऐसे नहीं कि आपने शकील साहब ने बोल दिया कि अगर गैर कानूनी तो गिरा दीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो उसकी एक कानूनी प्रक्रिया है, उसका नोटिस होता है, उसका जवाब होता है, उसकी जवाब दिए जाएंगे, उसके लिए आपको वकीलों की वो करनी चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक इदारा है, आप सब जानते हैं। जब तक किसी को अगर और कहीं से मदद नहीं मिलती तो हम लोग तो हैं, तो सारे मदरसे जितने भी हैं जो तकलीफ़ में हैं या तकलीफ़ में लाए जाएंगे ज़बरदस्ती। ये RSS के जो इशारों पे काम करने वाले हमारे मजहबी रहनुमा हैं और RSS के जो सरकारी अफसर हैं उनके ज़रिए डायरेक्टली, तो वो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की मेंबरशिप हासिल करें। हम लोग उनको कानूनी मदद भी देंगे और सलाह भी देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे सबको। तो लेकिन फिर भी ये कहना ज़रूरी है कि आप अपना इंतज़ाम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक लॉयर रखें। इस तरीके से कोई भी बुलडोज़र चलाएगा। प्रक्रिया की बात की, प्रक्रिया को पूरा कहाँ किया जा रहा है? अचानक बुलडोज़र पहुंच जाता है, उड़ा देते हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहा कानून, आप भी कुछ नहीं कर पा रहे, किसी की मदद नहीं कर पा रहे। देखिए जो लोग हमारे पास आएंगे हम उनकी मदद कर भी पा रहे हैं और की भी है, लेकिन जो लोग आएंगे ही नहीं, वो डिपेंडेंट रहेंगे उन लोगों पे जो कि ये काम करवा ही रहे हैं, तो उनका अंजाम तो फिर वही होगा। जो अपना जो आपका मुहाफिज है वही अगर आपको धोखा दे रहा है तो उसका अंजाम क्या होगा, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग हमारे पास आएंगे तो उनको पूरी कानूनी मदद भी दी जाएगी और ये रोका भी जाएगा ऐसे किसी भी। लेकिन शर्त एक है कि आपको भारत के संविधान पे पूरा भरोसा होना चाहिए कि मुश्किल काम ज़रूर है लेकिन आपको जो है फ़ायदा मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। और कोई भी गैरकानूनी काम अगर करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, DM हो या SP हो या SSP हो। अगर कानून के दायरे से जो भी बाहर जाके काम करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अज़्म भी आपके पास होनी चाहिए। तो फिर मैं पूरी गारंटी देता हूं कि ऐसी कोई भी गैरकानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं हो सकती, भले ही आपके खुद के रहनुमाई आपके साथ गद्दारी क्यों ना कर रहे हैं। इसके अलावा भी गुवाहाटी हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया है, शायद आपकी निगाह से गुजरा हो, बुलडोज़र को लेकर कि आप ऐसे किसी का मकान, किसी की दुकान नहीं गिरा सकते। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, कितना इसका असर पड़ सकता है जो आगे कार्रवाइयाँ होने वाली हैं? उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कल मध्य प्रदेश में बुलडोज़र चला। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर कार्रवाई करेंगे, ये जो कानून की तलवार है ये धीरे धीरे काटती है मगर काटती ज़रूर है।
थोड़े टाइम लगता है, मेहनत लगती है, क्योंकि अभी हमारा जो निज़ाम है ना, मनुवादियों ने पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो बनाया है, अब भी इतनी ताकत है, आप मेहनत करेंगे, परसिवेरेंस यानी कि मुस्तकिल मिजाजी रखेंगे और भरोसा रखेंगे कि मेहनत करने के बाद आपको इंसाफ मिलेगा, तो इंसाफ 100% मिलेगा। और वो सारे अधिकारी अपनी नौकरी भी खोएंगे और जेल भी जाएंगे जो गैर कानूनी तरीके से बुलडोज़र चला रहे हैं। आखिर बॉर्डर एरियाज़ के मदरसे को ही क्यों चुना गया है इसके? ये शरारत है, कुछ बॉर्डर एरियाज़ हों या कोई भी एरियाज़ हो, कानून भारत में बॉर्डर एरियाज़ में जो पुलिस, और आपको पता है ना कि अभी पहले तो मेरे ख्याल से कम था, अमित शाह जी ने एरिया 50 किलोमीटर कर दिया। तो सबसे सुरक्षित जो एरियाज़ होते हैं देश के, किसी भी देश के, वो उसके बॉर्डर एरियाज़ होते हैं। वहाँ पे सबसे कम गैर कानूनी कार्रवाई, अगर सरकारें अच्छी चल रही हैं तो पॉसिबिलिटी होती है गैर कानूनी कार्रवाई सबसे कम होगी वहाँ पे, क्योंकि निगरानी सबसे ज़्यादा होती है। एक अच्छी सरकार का ये लक्षण है। अब हमारे होम मिनिस्टर जो हैं वो अमित शाह साहब कितने एफिशिएंट हैं ये तो दुनिया भर जानती है। तो अगर इस वजह से कोई कमज़ोरी आई हो बॉर्डर लाइन एरियाज़ में तो एक अलग बात है, मगर कॉन्सेप्चुअली, प्रिंसिपली बॉर्डर एरिया सबसे सुरक्षित होते हैं और कोई भी सरकार उन्हें सबसे सुरक्षित रखती है। तो वहाँ पे ये एक पॉलिटिकल, वही जो है ना, एक ये शरारत है कि एक वो बनाना है, एक झूठा, एक कैनवेसिंग करनी। तो कोई ऐसी बात नहीं है, भारत के अंदर है, जो भी भारत का बॉर्डर लाइन एरिया है या भारत की हार्टलैंड है, इंटीरियर एरियाज है, सब भारत का हिस्सा है। वहाँ पे सभी पे कानून जो है एक जैसा लागू होता है। और बॉर्डर लाइन एरियाज़ में जो लोग बैठे हैं वो हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण नागरिक हैं। वो हमारे देश की रक्षा करने में भी फौज का और पुलिस अथॉरिटीज़ का साथ देते हैं। अगर कोई हमला होता है देश पे तो सबसे पहले उसका सामना बॉर्डर लाइन एरियाज़ वाले लोग करते हैं। तो किसी भी बॉर्डर लाइन एरिया के रहने वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना देश के साथ एक तरह से गद्दारी है।